चंदनपुर गांव की सरहद पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। यहाँ राघव अपने बूढ़े माता पिता के साथ गरीबी की कड़कड़ाती मार झेल रहा था। घर में मौत जैसा सन्नाटा था और चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। राघव की बूढ़ी माँ खाली बर्तनों को रोते हुए उलट पलट कर देख रही थी। हे भगवान, इस बुढ़ापे में ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू। राघव बेटा, घर में एक दाना भी नहीं बचा। तेरे बीमार पिता की सांसें उखड़ रही हैं। लेकिन राघव की मुसीबतें यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। गांव का क्रूर जमींदार बलवंत सिंह अपने ब्याज के पैसों के लिए किसी भूखे भेड़िए की तरह शिकार की तलाश में था। तभी बलवंत सिंह और उसका चमचा भैरव झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। अरे ओ राघव के बच्चे, कितने दिन हो गए तुझे भीख मांगते और हाथ जोड़ते हुए। मेरा ये बलवंत सिंह का धैर्य जवाब दे रहा है। कल सुबह तक अगर मुझे मेरे 1 लाख रुपए नहीं मिले तो अपनी इस झोपड़ी को आखिरी बार देख ले। सेठ जी, रहम कीजिए सरकार। आप तो जानते हैं कि पिताजी बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे। घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। आप हम गरीबों के माई बाप हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूं। ए छोकरे, पैर पड़ने से पेट नहीं भरता और ना ही हमारे मालिक की तिजोरी भरती है। कल सुबह अगर तू यहाँ दिखा तो हमारे लठे तैयार हैं। अपनी बोरिया बिस्तर बांध ले, वरना शमशान भेज देंगे। अगली सुबह आसमान में खौफनाक काले बादल छाए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। क्रूर बलवंत सिंह बिना किसी रहम के राघव के बीमार परिवार को कीचड़ में बाहर फेंकवा दिया। राघव अपने कांपते कंधे पर पिता का हाथ रखे और माँ का हाथ थामे रोते बिलखते जंगल की ओर जा रहा था। पीछे खड़े लठैत हंस रहे थे। बेटा राघव, तूने हमारे लिए बहुत सहा है। शायद हमारे नसीब की लकीरों में यही तड़प लिखी थी। अपनी माँ का ध्यान रखना बेटा। हमें अब ऊपर वाला बुला रहा है। इतना कहते ही पिता की गर्दन एक तरफ झुक गई और कड़कड़ाती ठंड के मारी माँ भी बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। राघव की दुनिया उजड़ चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता माँ। बाबूजी, आंखें खोलो। हे ईश्वर, तूने ये कैसी सजा दी। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ माँ। उसी काली और डरावनी रात में राघव के माता पिता की सांसें थम गईं। राघव अब इस मतलबी दुनिया में बिल्कुल अकेला और अनाथ हो चुका था। उसने अपने माता पिता की जलती चिता की राख हाथ में उठाई। बलवंत सिंह, तूने मेरी हंसती खेलती दुनिया को शमशान बनाया है ना। मैं अपने माता पिता की इस पवित्र राख की कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरह आज मैं दाने दाने को तरसा हूँ, एक दिन तुझे इसी चंदनपुर की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। राघव अपनी आखिरी उम्मीद लेकर अपनी बहन राधा के पास पहुंचा, जिसकी शादी बलवंत सिंह के ही एक खास खूंखार सिपाही से हुई थी। राधा का पति घर पर नहीं था। बहन राधा। भैया, तुम जल्दी यहाँ से निकलो भैया। अगर मेरे पति को पता चला तो वो बलवंत सिंह के डर से तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये 10 रुपए का नोट लो। ये मेरी आखिरी बची हुई पूंजी है। इसे लो और अपनी जान बचाकर भाग जाओ। ये सिर्फ 10 रुपए का नोट नहीं है मेरी प्यारी बहना। ये क्रूर बलवंत सिंह की बर्बादी का पहला पन्ना है। तू बस थोड़ा इंतजार कर, तेरा भाई वापस आएगा और पूरे सम्मान के साथ आएगा। कई दिनों के भूखे प्यासे सफर के बाद राघव एक ऐसी रहस्यमयी घाटी में पहुंचा जहां की खुशबू और रौनक बिल्कुल अलग थी। उस अनोखे गांव का नाम था रूपनगर। बाजार में भीड़ तो थी, लेकिन कोई शोर शराबा नहीं था। हर दुकान पर सोने, चांदी और कीमती सामान सजे थे। भाई साहब, ये पीतल की चमकदार थाली और ये असली रेशमी कपड़ा, इसकी कीमत क्या होगी? मेरे पास सिर्फ यही 10 रुपए का नोट है। अरे भाई, तुम कोई परदेसी लगते हो। हमारे मुखिया विक्रम देव का नियम है कि अमीर हो या गरीब, इस घाटी में हर चीज का दाम सिर्फ 1 रुपया है। तुम इस 10 रुपए में तो मेरा आधा ठेला खरीद सकते हो। क्या 1 रुपए में सब कुछ? ये तो भगवान का साक्षात चमत्कार है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से सामान ले जाकर अपने गांव की मंडी में बेचूं तो मैं बहुत कम समय में अमीर बन सकता हूँ।
हे बजरंगबली, रास्ता मिल गया। राघव ने अपनी सूझबूझ से उन 10 रुपए में सबसे कीमती जड़ी बूटियां और रेशम खरीदे और वापस अपने गांव की मंडी में पहुंचा। उसने सबसे महंगे सामान को आधे दाम पर बेचना शुरू किया। आओ भाइयों आओ, शहर का सबसे महंगा और शुद्ध रेशम और जड़ी बूटियां सिर्फ आधे दाम पर ले जाओ। लूट लो भाइयों, आखिरी स्टॉक बचा है। महीने बीतते गए। राघव की ईमानदारी और सस्ते माल की वजह से वो अब चंदनपुर गांव का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित व्यापारी बन चुका था। उसने अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल और भव्य महल खड़ा कर लिया था। मालिक, गजब हो गया। वो अनाथ भिखारी राघव, वो तो अब हाथी घोड़ों पर चल रहा है। गांव का बच्चा बच्चा अब उसी से सामान खरीदता है। हमारी हवेली तो अब सुनसान हो गई है मालिक। उस कल के छोकरे की इतनी हिम्मत है। भैरव, पता लगाओ कि वो इतना सस्ता माल कहां से लाता है। अगर वहां सचमुच सब कुछ 1 रुपए का मिलता है तो मैं वहां के राजा को ही लूट लूंगी और सारी दौलत अपनी तिजोरी में भर लूंगा। लालच में अंधा हुआ बलवंत सिंह अपने खूंखार लठैतों के साथ रूपनगर घाटी में घुस गया। उसने वहां के सीधे साधे दुकानदारों को बेरहमी से पीटा और सारा कीमती माल जबरदस्ती अपने ट्रकों में भरने लगा। लेकिन तभी रूपनगर के राज दरबार में मुखिया विक्रमदेव ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे और उनके ठीक बगल में राघव एक सम्मानित मुख्य सलाहकार की शाही पोशाक में खड़ा था। बलवंत सिंह को सैनिकों ने जंजीरों में जकड़कर पेश किया। मुखिया जी, ये वही क्रूर लुटेरा बलवंत सिंह है। इसने आपके इस परोपकारी राज्य के नियमों का गला घोटा है और बेकसूरों का खून बहाया है। ये पापी किसी भी दया का पात्र नहीं है। इस दुष्ट जमींदार ने हमारे राज्य की मर्यादा लांघी है। सैनिकों, इसकी चंदनपुर वाली सारी हवेली और संपत्ति अभी के अभी जब्त करके गरीबों में बांट दी जाए और इसे ऐसी काल कोठरी में डालो जहां ये सूरज की एक किरण के लिए भी तरस जाए। राघव, बेटा राघव, मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारा पड़ोसी हूँ, बूढ़ा हूँ। मुझे जेल मत भेजो। मैं तुम्हारी बहन को भी आजाद कर दूंगा, सब वापस कर दूंगा। बलवंत सिंह को धक्के मारकर हमेशा के लिए जेल भेज दिया गया। राघव ने अपनी बहन राधा को सम्मान के साथ महल में वापस लाया और अपने माता पिता की याद में एक बहुत बड़ा आश्रम खोला, जहां हर बेसहारा को मुफ्त भोजन और सहारा मिलता था। ईमानदारी की जीत हुई।